एक जो लास्ट फॉर्म और है लाइन का वो हम आज पढ़ेंगे। अब उसे कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। अब इसका नाम नॉर्मल फॉर्म क्यों पड़ा है वो जानते हैं। यदि आपको किसी लाइन की मतलब किसी लाइन के लिए यदि आपको ओरिजिन से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हो, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन आपको दिया हो, और आपको यह भी दिया हो कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला जो नॉर्मल है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। यानी दो चीजें दी हुई हैं आपको, चार डायग्राम बनेंगे इसमें एक्चुअली। जैसे मान लीजिए एक डायग्राम कुछ ऐसा बन सकता है कि एक कोई लाइन ऐसी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उससे आपने ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला तो परपेंडिकुलर ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो आपको दिया हुआ है कि ये ओ है, मान लीजिए ये पॉइंट पी है, तो आपको दिया हुआ है जो ओपी की जो लेंथ है वो है आपकी पी, और ये जो एंगल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो नापते हैं हमेशा हम, और मान लीजिए दिया हुआ है आपको अल्फा। एक डायग्राम कुछ ऐसा बन सकता है, यदि मान लो आपको लाइन दिया हो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कैसा डायग्राम बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा कि लाइन आपकी ऐसी होगी, आप ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालोगे, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पे मान लीजिए ए है, ये पी है, ओपी अभी भी कितना है, पी है, मतलब डायग्राम बना रहा हूं मैं, पर यहाँ पे एंगल कौन सा होगा, ये होगा अल्फा। यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। लाइन की इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है, तीसरे क्वाड्रेंट में होगी लाइन मान लीजिए, ठीक है, तीसरे क्वाड्रेंट में इंटरसेप्ट बना रही होगी और उससे परपेंडिकुलर डालेंगे तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये दूरी होगी पी और अल्फा कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा अल्फा। या फिर ऐसा बन सकता है कि लाइन कुछ ऐसी हो और ये मैंने परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है पी, और अल्फा कौन सा होगा, ये एंगल होगा मेरा अल्फा। तो अल्फा कहने का मतलब है कुछ भी हो सकता है, 0 से 360 के बीच में, जरूरी नहीं है 0 से 180 हो। तो ये चार केसेस मैं देख रहा हूं यहाँ पे, और इन सभी केसेस में मैं देखूंगा कि जो मेरी जो लाइन की इक्वेशन होगी वो होगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये मेरी इक्वेशन होगी चारों ही केसेस में। इसको आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो। आप देख रहे हो चारों ही केसेस में जो डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन से डिस्टेंस है p, और हम जानते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्री में यूनिट सर्कल मेथड पढ़ा है, उसमें हम जानते हैं कि यदि किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस p है और वो जो लाइन है यदि वो ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है तो उसका कोऑर्डिनेट होता है p cos अल्फा कॉमा p sin अल्फा, p cos अल्फा कॉमा p sin अल्फा। आप हमेशा देखेंगे कि आपका जो p पॉइंट जो है ये कैपिटल P पॉइंट है और स्मॉल p है डिस्टेंस। जब मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब स्मॉल p लिख रहा हूं एक्चुअली में, ठीक है, कैपिटल P पॉइंट है और डिस्टेंस है आपकी स्मॉल p, ठीक है। और तो ये मैंने लिखा है जो है ये स्मॉल p लिखा है एक्चुअली मैंने, यानी यहाँ पे आपका जो P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा इन ऑल केसेस, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके यहाँ पे हमेशा P cos अल्फा कॉमा P sin अल्फा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो आसानी से, ठीक है, पर हम जानते ही हैं इसके कोऑर्डिनेट ये होंगे। और आपको एक और चीज पता है, इससे आपको क्या पता लग गया, लाइन पे आपको एक पॉइंट पता लग गया, जो P पॉइंट है वो तो लाइन पे ही आता है, उसकी कोऑर्डिनेट क्या है P cos अल्फा कॉमा P sin अल्फा, ये तो हो गया। और दूसरी चीज क्या चाहिए होती है आपको, उस लाइन का स्लोप। लाइन का स्लोप निकालना बहुत आसान है, मैंने पिछले एग्जांपल में एक एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया था एक्चुअली समझाने के लिए। ओपी का स्लोप क्या होगा, चारों ही केसेस में सेम ही होगा, मतलब सेम तो नहीं होगा, कहने का मतलब लिखने में सेम होगा। क्या होगा ओपी का स्लोप होगा ओपी का चारों ही केसेस में एम ऑफ ओपी इन ऑल केसेस हो जाएगा tan अल्फा। कैसे निकालते हैं, हमें किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए उसका इंक्लिनेशन एंगल चाहिए होता है। इंक्लिनेशन एंगल कैसे नापते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं, यानी आप चारों केसेस देख लो, चाहे ओपी ये वाला देख लो, सेकंड या थर्ड या फोर्थ केस देख लो, आपका हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा ही बन रहा है, यानी उस केस में आपका स्लोप क्या हो जाएगा tan अल्फा हो जाएगा। अगर अल्फा नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आती है वो अलग बात है, वो कैसे आती है वो देखने वाली बात है, वो अपने आप एक्यूट के लिए क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, ऑब्ट्यूज के लिए नेगेटिव आएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी अल्फा की उस हिसाब से tan का ग्राफ से हम निकाल सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होगा, बट स्लोप तो tan अल्फा ही होगा, इतना तो हम पक्के से कह सकते हैं tan अल्फा होगा। यानी अब क्या हो गया, हमें ओपी का स्लोप पता लग गया, यानी लाइन का स्लोप क्या होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा -1 अपॉन tan अल्फा, बिकॉज m1 m2 क्या होगा -1 होगा।
तो m2 क्या हो जाएगा, -1/m1, यानी -1/m1। इससे क्या पता लग गया आपको, लाइन का स्लोप भी पता लग गया और लाइन पे होने वाला एक पॉइंट भी पता लग गया। आप क्या लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो आप। तो चारों ही केसेस में आप लाइन की इक्वेशन आप सेम तरीके से लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताते हैं लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में हमने स्लोप निकाल ली लाइन का, तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म से, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, एक पॉइंट जो p है वो क्या है हमेशा, p cos अल्फा कॉमा p sin अल्फा, यानी क्या हो जाएगा y माइनस p sin अल्फा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा -1/tan अल्फा इंटू x माइनस x1 क्या था, p cos अल्फा। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, tan को लिख लेते हैं sin अपॉन cos। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, y माइनस p sin अल्फा इज इक्वल टू माइनस, इसको लिख लेते हैं sin अपॉन cos, यानी cos अल्फा ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा sin अल्फा इंटू x माइनस p cos अल्फा। ध्यान रहे यहाँ पे p का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो उस लाइन की ओरिजिन से है वो है p। अब आप साइन में अल्फा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी क्या आ जाएगा, y sin अल्फा माइनस p sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस x cos अल्फा प्लस p cos स्क्वायर अल्फा। इस x cos अल्फा को उधर ले जाते हैं और p sin स्क्वायर अल्फा को इधर ले आते हैं, क्या बन जाएगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p टाइम्स cos स्क्वायर अल्फा प्लस p टाइम्स sin स्क्वायर अल्फा। p कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, जो कि आइडेंटिटी से क्या होता है, 1 होता है हर किसी एंगल के लिए, चाहे आपका अल्फा एक्यूट हो ऑब्ट्यूज हो कैसा भी हो, आपका हर एंगल के लिए क्या होगा, ये 1 ही होगा। यानी आपकी इक्वेशन आ जाएगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो ये आपको इक्वेशन याद रखनी है। यदि आपको ऑरिजिन से उस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हो जिसकी लेंथ है स्मॉल p, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लेंथ है स्मॉल p, और अल्फा उस जो परपेंडिकुलर आपने नॉर्मल बनाया है, ठीक है, नॉर्मल की लेंथ तो स्मॉल p थी और नॉर्मल का जो एंगल बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो क्या है, अल्फा है, चाहे आपका किसी भी क्वाड्रेंट में लाइन हो। ये आपकी जनरल इक्वेशन आ गई, तो ये आपको याद रखनी है। और ये लास्ट फॉर्म थी जो हम पढ़ रहे हैं अब वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन में, अपार्ट फ्रॉम द जनरल इक्वेशन। एग्जाम्पल करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose perpendicular distance from the origin is 4 units and the angle which the normal makes with positive direction of x axis। ये बात यहाँ पे जरूरी है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लेना पड़ेगा आपको, इज 2π/3। तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, 2π/3 अल्फा एंगल होगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी 4 यूनिट्स। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे p की वैल्यू 4 है और अल्फा है आपका 2π/3, यानी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, यानी x cos 2π/3 प्लस y sin 2π/3 इज इक्वल टू 4। अब वैल्यू निकालना जरूरी होगा, यहाँ पे x cos 2π/3 को लिख देंगे cos ऑफ पाई माइनस π/3, क्योंकि पाई माइनस π/3 क्या होता है, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। ठीक है, ऐसे ही प्लस y साइन ऑफ पाई माइनस π/3, और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, उसमें माइनस साइन नहीं आता, इज इक्वल टू 4। यानी ये बन जाएगा x cos π/3 विद माइनस साइन प्लस y साइन π/3 विद प्लस साइन इज इक्वल टू 4, और π/3 होता है 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2, साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2, cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2, यानी ये आ जाएगा -x/2 प्लस √3 y/2 इज इक्वल टू 4। फिर आप 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहीं छोड़ देता हूँ आंसर को। ठीक है, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, -x प्लस √3y इज इक्वल टू 8। तो वो आप उस फॉर्म में छोड़ सकते हो, फिर आप इधर उधर x को भी अरेंज कर सकते हो।
बट मैं ही छोड़ देता हूँ आंसर को, आप कर लीजिएगा इसके आगे। सो इस तरीके से हमने नॉर्मल फॉर्म का यूज करके ये लाइन निकाली है, ठीक है, यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। बहुत कम काम आती है ये फॉर्म, बट हाँ कभी कभी आ जाती है, क्योंकि देखो ये नॉर्मल फॉर्म भी हमने किसकी मदद से प्रूव किया है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से तो प्रूव किया है, यानी आपका बेसिक तो वही है, यानी आप हर सवाल को पॉइंट स्लोप फॉर्म से कर ही सकते हो, है कि नहीं, है ना, हर सवाल को पॉइंट स्लोप फॉर्म से किया जा सकता है। आप जितने भी प्रूफ देख लो, चाहे इंटरसेप्ट फॉर्म का देख लो, किसी का भी देख लो, सब में यही आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म ही यूज किया है, यानी इसकी मदद से आप सब कर सकते हो। पर आपको यदि फॉर्मूला याद रहता है तो आपके कई सारे स्टेप्स बच जाते हैं और समय बच सकता है आपका। बट और ये सब डायरेक्टली यूज करने लायक फॉर्मूले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो सभी जो फॉर्म्स पढ़ी हैं ये आखिरी फॉर्म थी इस हेडिंग के अंदर, जो वेरियस फॉर्म्स पढ़ते हैं हम, ठीक है। बाकी जनरल इक्वेशन जो लाइन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि उसका कैसे हम ax प्लस बी वाई प्लस सी को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसका स्लोप क्या होता है, उसका इंटरसेप्ट क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो वो हम अगली क्लास के लिए रखेंगे। सो आज मैंने आपको डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर कुछ सवाल कराए हैं और आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया है कि लाइन को हम किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। सो थैंक यू सो मच।